नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम आरआरबी ग्रुप डी का 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि जीके जीएस का है, जनरल साइंस का। और ये मॉडल पेपर 1 है। इसमें हम कुल 20 मॉडल पेपर करने वाले हैं। उसके बाद फिर पीवाईक्यू करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप सब सेशन के अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जी का पहला प्रायोगिक मान दिया है? यानी कि जी का पहला प्रायोगिक मान किसने दिया है? न्यूटन, कैवेडिस, उसके बाद है गैलीलियो, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कैवेडिस जो है वो सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह से पलायन वेग डैश पर निर्भर करता है। और हमारा जो ऑप्शन है, पृथ्वी के द्रव्यमान, शरीर के द्रव्यमान, पृथ्वी के त्रिज्या, और जी। जी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण। जी का अर्थ क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी के सतह का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो हमारा ऑप्शन ओ यानी हो जाएगा सी, यानी कि पृथ्वी के त्रिज्या पर जो है पृथ्वी का पलायन वेग निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? हमारा ऑप्शन ए है रबर, बी गीली मिट्टी, सी स्टील, और डी है प्लास्टिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील जो है वह सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि मजबूत। प्रत्यास्थ का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ है वो क्या है? मजबूत है। तो स्टील सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है, तो वो क्या है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पीडीएफ का जो है लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, नंबर नहीं दिए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है, लालटेन की जो बाती होते हैं, लालटेन की बाती में केरोसिन है डैश के कारण बढ़ता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा मोमबत्ती बना देते हैं, ये हमारा लैंप है। अब इसमें बाती जो लगल है, ये बाती ऊपर जो तेल बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है? बाती के द्वारा तेल का विसरण, पृष्ठ तनाव, वायु वायु का प्रचंड बल, डी है बाती का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण बाती क्या होता है? ऊपर की तरफ केरोसिन को सींचता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं 2025 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें करीब करीब 90% जीके जीएस यहीं से आएगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है, जब कोई बाहरी बल नहीं होता तो तरल बंध का आकार डैश के द्वारा निर्धारित होता है। हमारा ऑप्शन ए है तरल के पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी है तरल का घनत्व, ऑप्शन सी है वायु की सायनता, और ऑप्शन डी है वायु के तापमान। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा तरल के पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब कोई बाहरी बल नहीं होता है तो तरल बंध का जो आकार होता है वो तरल के पृष्ठ तनाव के द्वारा निर्धारित होता है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2017-18 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
ये नहीं है कि ये ग्रुप डी में पूछा गया था, एनटीपीसी फलना चिलना जो भी एग्जाम है उसमें, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2018 में ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद इससे पहले हम फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लेमार्क और ऑप्शन डी है पुक्रिंजे। क्या है? पुक्रिंजे। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्लियर? जीव विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है शैवाल विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि शैवाल विज्ञान वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है शैवाल, बी है कवक, सी है पारिस्थितिक और डी है वायसराय यानी कि वायरस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। शैवाल जो है वह शैवाल विज्ञान वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसके बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर बोल रहा है कौन सा कोशिका अंगक पौधों को रंग प्रदान करता है? कौन सा कोशिका अंगक है जो पौधों को क्या करता है? रंग प्रदान करता है। और हमारा जो ऑप्शन है वह है सूत्रकनिका, बी है लवक प्लास्टिड और सी है केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं और सी है डी है रसधानी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लवक प्लास्टिड। क्या हो जाएगा? लवक प्लास्टिड्स। यानी कि कोशिका अंग जो है पौधों को रंग प्रदान किसके द्वारा करता है? लवक प्लास्टिड के द्वारा पौधों को रंग प्रदान करता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। बोल रहा है जीवों की मूल संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन जो है कोशिका, उत्तक, अंग और तंत्र। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका। यानी कि जीवों की जो मूल संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर में क्या बोल रहा है? अनुलेखन का अर्थ डैश का संश्लेषण है। अब जो अनुलेखन करते हैं उसका संश्लेषण क्या है? लिपिड, प्रोटीन, डीएनए या फिर आरएनए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीएनए जो है वह अनुलेखन का अर्थ या फिर अनुलेखन का अर्थ डीएनए का संश्लेषण है। अनुलेखन का अर्थ क्या है? डीएनए का संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया? अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटा का निशान रहता है ना, घंटा, उसे ऑल पर कर लीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो हमारा है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्लियर? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का है। देखिए 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से करवाए, 5 बायोलॉजी से करवाए हैं और अब जो है 5 हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। तो टेंशन मत लीजिए, 5-5 क्वेश्चन डेली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एग्ज़ाम में अभी टाइम है, उतना भी टाइम नहीं है, लेकिन इतना टाइम है कि हम आपको टोटल कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा क्वेश्चन डील करवाएंगे जो कि एग्जाम में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्या भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? यानी कि भारत में सबसे पहले कौन सा शहर
खोजा गया था, ये सब आप जानते होंगे। ऑप्शन ए हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, सिंध। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा शहर जो है भारत में सबसे पहले खोजा गया था। क्लियर। अब आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वो कौन से नदी के किनारे स्थित था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की डैश, ये खाली स्थान है, डैश में विशिष्टता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सबसे ज़्यादा किस चीज़ में उनका विशिष्ट यानी कि नाम होता था। पहला है ऑप्शन नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी है वास्तुकला, ऑप्शन सी है शिल्प कौशल और ऑप्शन डी है सभी विकल्प क्या है हमारा सही है। तो अब देखिए नागरिक शास्त्र जो है, नागरिक शास्त्र हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टता थी। सिंधु घाटी की विशिष्टता क्या थी, तो नागरिक शास्त्र थी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस सर कमेंट कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर यानी कि कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का डैश पर पता लगाया गया है। अब हड़प्पा काल की जो क्या है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली किस पर पता लगाया गया है, धोलावीरा पे, लोथल, कालीबंगन या फिर आलमगीरपुर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धोलावीरा। क्या हो जाएगा, धोलावीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हड़प्पा काल की जो उन्नत थी जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा पर पता लगाया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। वाह, ये नाइस क्वेश्चन है बाबू। ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है इतना फेवरेट हो गया एग्जामिनर का कि वो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में लोथल का खोज यानी कि लोथल जो है जगह, लोथल का खोज किसने किया था। लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा की खोज किसने किया था। ठीक है, लोथल और कालीबंगा की खोज किसने किया था। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि आप सेशन के अंत तक जुड़े हैं। और पीडीएफ का लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन साथ साथ आप नोट्स तैयार करते रहिएगा। जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा आपका नोट्स ही आपको मदद कर सकता है, अदर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपका हैंड रिटन नोट्स वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लीजिए और अभी आप क्लास कर लीजिए, ठीक है, लेकिन बाद में आप इनका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और जिस टाइम आप एग्ज़ाम देकर आइएगा ना, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में सर आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, इतना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में ये भी कर दीजिएगा कि सर आप जितना भी पढ़ाए हैं उससे हमें एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं मिला, तब हम यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है, बोल रहा है कपड़े के लिए कपास का उत्पादन पहली बार डैश में किया गया था। कपड़े का जो उत्पादन है सबसे पहले कहाँ किया गया था, मिस्र में या फिर मेसोपोटामिया में या फिर मध्य अमेरिका या फिर भारत। भारत में नहीं हुआ था। अब बोलो सर भारत में कब हुआ था, तो याद रखिएगा भारत में 19वीं सदी के बाद, कब, 19वीं सदी के बाद हमारे भारत में कपास की जो है उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन 19वीं सदी के बाद सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ था। क्लियर। उसके बाद हमारा जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि मध्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर।
15 तक हो गया ना। कपड़े के लिए कपास का उत्पादन पहली बार कहाँ किया गया था? तो मध्य अमेरिका में। क्लियर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। किसका है? ज्योग्राफी का। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। बृहस्पति ग्रह। कौन सा होगा? बृहस्पति ग्रह होगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह क्या है? तो हमारा बृहस्पति ग्रह है। और आज का टारगेट हम आप सबको देते हैं, हम ज़्यादा टारगेट नहीं देंगे, बस 1K लाइक वीडियो पर पहुंचा दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी डैश के बीच की दूरी होती है। अब एक खगोलीय इकाई की जो औसत दूरी होती है वो किन के बीच की दूरी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी होती है। बात क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या, परेशानी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, सूर्य भूमध्य रेखा से अपनी अधिकतम कोणीय दूरी तक डैश पर पहुंचता है। ऑप्शन ए है जेनिथ, ऑप्शन बी है संक्रांति, ऑप्शन सी है विषुव, और ऑप्शन डी है मध्याह्न। क्या है? मध्ययान। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है बी। संक्रांति के माध्यम से सूर्य जो है भूमध्य रेखा से अपनी अधिकतम कोणीय दूरी तक पहुंच पाता है। संक्रांति के द्वारा सूर्य जो है भूमध्य रेखा से अपनी अधिकतम कोणीय दूरी तक पहुंच पाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 की ओर। बोल रहा है, दिन और रात की अवधि में अंतर जाने, दिन और रात की अवधि में अंतर जाने डैश की ओर जाने से बढ़ता है। हमारा ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी है प्रधान मध्याह्न, और यानी कि प्रधान मध्याह्न पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है ध्रुवों की भूमध्य रेखा, और डी है भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आज ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, आज हम 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। अब जो अगले सेशन आएगा मॉडल पेपर 2, उसमें हम कुल 25 सवाल रखने वाले हैं। तो आप ये मत बोलिएगा कि सर आप बोले 25 क्वेश्चन, आप करवा रहे हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए हम माफ़ी चाहता हूँ, आज हम 20 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कल से डेली आपका 25 क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? एक यौगिक है, या एक अपरूप है, या एक समावयवी पदार्थ है, या फिर मिश्रण है? अब यहाँ से देखिए, हमारा क्वेश्चन खुद चीख चीख कर बता रहा है कि मिश्र धातु क्या है। मिश्र का मतलब होता है मिश्रित। मिश्र का अर्थ क्या होता है? मिश्रित। अब मिश्र धातु है तो वो किसका मिश्रण होगा? एक मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? एक मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? एक हमारा मिश्रण है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना? पॉइंट क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में यस बोलिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको मालूम है आज का टारगेट क्या है? 1K का टारगेट है। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमें भी मोटिवेट मिलता है और हमें भी काम करने का
इच्छा करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें, बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। नहीं तो हमारा भी मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण आपका क्लास कंटिन्यू नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में, यानी कि मॉडल पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।